नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित नाटक महाभोज। हमने देखा कि वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब विसु की मौत वाले मामले की पुनः जांच के लिए एसपी सक्सेना को भेजते हैं। जोगेश्वर साहू के बयान हो गए हैं। अब एक महेश नामक व्यक्ति है जो शहर से पीएचडी करने के लिए आए हैं। कास्ट के ऊपर है ना, कास्ट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो पीएचडी करने आए। तो एसपी सक्सेना उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या बातचीत होती थी आप लोगों के बीच? महेश कहते हैं कि जी बात यह है कि वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव और बहुत सोचता था। यहाँ इस तरह के किसी आदमी से मुलाकात यह होगी यह तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इट वॉज रियली मिस्टर महेश, मेरा यह प्रश्न नहीं है और मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूं। आवाज में थोड़ी सख्ती घोलकर सक्सेना ने कहा तो एक क्षण को सिटपिटा सा गया महेश। फिर अपने को संभाल कर कहा, कोई एक विषय तो होता नहीं था उसकी बातचीत का। असल में वह बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, और अक्सर उसी की बात किया करता था। क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानना चाहता हूं मैं। कोई निजी कारण था उसके दुख का, या आई मीन पर्सनल? पर्सनल? कुछ इस भाव से पूछा महेश ने मानो शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाया। हाँ, पर्सनल। आपने बताया ना कि वह एक्स्ट्रा सेंसिटिव था और वह बेकार भी था। फिर एक क्षण को रुककर अपनी बात पूरी की। वह जवान था और उसकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है कभी किसी लड़की। अरे नहीं नहीं सर, एकदम नहीं। तपाक से बातचीत बीच में ही काट दी महेश ने। फिर आवाज को बहुत धीमी करके पर दृढ़ता के साथ बोला, इस तरह का लड़का वह था ही नहीं सर। इस बार सक्सेना जरा मुस्कुराए। लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? किस तरह का लड़का था वह? बड़ी असहाय सी नजरों से महेश ने सक्सेना को देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या बताए। फिर धीरे से बोला, कहने को तो कोई खास बात नहीं, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम। बहुत ही मामूली आदमी, गांव का एक गरीब लड़का जो 2 जून की रोटी भी माँ बाप या दोस्तों के माथे ही खाता था। सक्सेना बहुत गौर से महेश का चेहरा देखते रहे। एकटक उनके चेहरे की प्रश्नवाचक मुद्रा वैसी ही बनी हुई थी मानो विसु के बारे में जो असली बात जानना चाहते हो वह तो आ ही नहीं रही। फिर भी कहीं कुछ था साहब, आप यदि एक बार मिलते उससे बात करते तो। नहीं मिला हूं तभी तो पूछ रहा हूं कि क्या था वह कुछ। महेश एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर एकदम सर झुकाकर बोला, नहीं साहब, शब्दों में मैं नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। कमाल है, आप रिसर्च करने आए हैं, थीसिस लिख कर देंगे, साथ उठने बैठने वाले एक आदमी के बारे में 2 लाइन भी नहीं कह सकते। फिर आवाज को बहुत सख्त और सर्द बनाकर पूछा, आपके इस तरह कतराने से कोई खास अर्थ लगाया जाए तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक बड़ी ही दयनीय सी कातरता उभर आई महेश के चेहरे पर, जिसमें भय से अधिक अपनी बात न कह पा सकने की असमर्थता छिपी हुई थी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है मिस्टर महेश, किस बात को लेकर परेशान रहता था विसु? और उन्होंने अपनी नजर महेश के चेहरे पर गड़ा दी। वैसे तो इस पूरे सेटअप को लेकर ही वह परेशान रहता था, पर पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी उसने तो उसे बिल्कुल ही बौखला दिया। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस। एक लंबी हुंकार के साथ अंतिम वाक्य रेखांकित हो गया था। उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं, वह कुछ होगा भी नहीं और कभी कुछ होगा भी नहीं। यानी समझदार व्यक्ति है महेश, और वो जो हमारे होता है वो आज भी होता है। जैसे ही कोई घटना घटती है तो क्या करते हैं, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी उनको सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी बनती है वहां तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। सेम चीज यहाँ पे है। और आप में से जो लोग भी इन प्लेलिस्ट से इन रचनाओं को, इन बुक्स को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी मालूम चलता है कि भाई आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये चीज़ आपके काम की है या नहीं। अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल है हिंदी नेटशाला, उसकी प्लेलिस्ट में भरपूर विषय सामग्री है, तो आप उसका भी लाभ उठाएं। 2 चैनल है, साहित्य संदूक और हिंदी नेटशाला, आप दोनों को चेक करें। एक क्षण ठहरकर बात पूरी की महेश ने। बस इसी को लेकर वह तिलमिलाया रहता था। उसका कहना था कि यह थोड़े से आदमियों के मरने भर की बात नहीं है। महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक दिन रात समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। फिर एक दूसरा प्रश्न दागा,
लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों की तो आलोचना करता था। आलोचना? इस प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। इसमें प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। आलोचना? उनके काम करने के तरीकों को तो वह गलत मानता था। उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? काम तो शायद वह कुछ करता ही नहीं। क्यों? सुना है हरिजन और खेत मजदूरों को मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही सब करते हैं। गैस बंद कर दिया तो दूसरा लगा दिया। भड़काया नहीं करता था सर, उन्हें केवल अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। जैसे सरकार ने जो मजदूरी तय कर दी है वह जरूर लो, नहीं दे तो काम मत करो। पर झगड़ा फसाद या मारपीट के लिए वह कभी नहीं कहता था। फिर एक क्षण रुककर बोला, इसी बात में वह शायद नक्सलियों से अलग भी था। सक्सेना एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर पूछा, अच्छा यह बताइए कि जब वह अपनी परेशानी की बात आप लोगों को बताया करता था तो आप लोग क्या कहते थे उसे? हम? थोड़ा रुका महेश, फिर हिचकिचाते हुए बोलिया, देखिए सर, बात यह है कि हम लोगों को गांव की समस्याओं, घटनाओं और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। हमारे काम की पहली शर्त यह होती है कि हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभर आई। बात को साफ करते हुए महेश ने फिर कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें फॉर्म में भर कर देना होता है। यह सब इसी बात को लेकर तो विशु बहुत नाराज रहता था हमसे। नाराज क्यों? केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा कि हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो वहां कैसे कोई अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है? एकाएक महेश की आवाज भर गई, पर जल्दी ही अपने को साध कर उसने बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उसे कभी नहीं समझा सके। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे सक्सेना, फिर असली मुद्दे पर आए। सुना है जिस रात को वह मरा उस दिन शाम को वह आपके पास आया था, ठीक बात है? उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आया था। उस दिन शाम को तो मैं अखिलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए स्टेशन गया था और लौटने में ही मुझे रात हो गई थी। क्या बातें की थी उस दिन? बहुत उत्साहित था उस दिन, कह रहा था कि बहुत भागदौड़ करके जैसे तैसे उसने बहुत सारे प्रमाण जुटा लिए हैं उस आगजनी की घटना के। यहाँ पुलिस वालों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली जाकर जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, फिर से खुलवाएगा मामले को। एक क्षण ठहरकर महेश ने फिर कहा, दोनों भाई झिझोड़कर याचना करता रहा हमसे कि कम से कम इस मामले में तो हम उसकी मदद करें, उसके साथ दिल्ली जाएं। पर हम होंठ काटकर आंसू पी लिए। महेश ने क्या प्रमाण जुटाए थे? थोड़ी देर में अपने को साथ कर जैसे तैसे जवाब दिया। वह हमने कभी पूछा नहीं सर, बताया ना आपको? आपने ना पूछा हो, पर उसने अपनी तरफ से तो कुछ बताया होगा। नहीं। स्वर भीग आया महेश का। सक्सेना एक टक देखते रहे महेश के चेहरे को, फिर पूछा, माना कि एक स्टूडेंट की हैसियत से ऐसे वाकयात से अपने आप को अलग रखना है, फिर भी एक व्यक्ति की हैसियत से तो आप कुछ कह सकते हैं। आपकी राय में विशु की मौत का कारण क्या हो सकता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। फिर एक क्षण रुककर बोला, बस इतना ही कह सकता हूं, बहुत सदमा लगा उसकी मौत से, एक भीतर तक हिला देने वाला सदमा। समझ लीजिए सर, हम सब लोगों के जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। हम लोगों को जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। और एकाएक महेश की आंखों से आंसू छल आए। वह फूट पड़ा। वी काम मिस्टर महेश, वी काम, सक्सेना ने तसल्ली दी। कमीज की बाहों से आंखों के कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं, जरूरत होने पर बुलवा लिया जाएगा। झटके से महेश पलटा और बरामदे से उतरकर अहाता पार करता हुआ पगडंडी पर चला गया। सक्सेना एक टक दूर होती हुई महेश की आकृति को देखते रहे और थानेदार को अगले आदेश की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना ने जैसे ही थानेदार की ओर देखा, बड़े अदब से झुककर उसने पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, चाय का एक राउंड? अभी नहीं। और सक्सेना फिर जैसे अपने में ही डूब गए। महेश की बातों से फैली गमगीनी को दूर करने के लिए थानेदार ने कहा, सर ये शहर से आए लोग ना गांव को समझे, ना गांव की बात समझे। इनकी बात को अहमियत मत दीजिए। खाना पूर्ति होनी थी सो हो गई। जुमा 8 दिन तो हुए आए, इसकी बात का क्या? हीरा को बुलवाओ। सक्सेना के आदेश ने थानेदार की बात को बीच में ही काट दिया। थानेदार ने आंख से ही चौकीदार को इशारा किया तो वह बाहर को लपक लिया। थोड़ी देर में हीरा लाठी ठेंकता हुआ आया। छोटा भाई गणेश ही उसे थामे हुए साथ चल रहा था, पर जैसे ये लोग बरामदे पर चढ़े, थानेदार ने रोका। बस सिर्फ हीरा अंदर आएगा, कितनी बार समझाया था। आने दो सरकार, बिसुआ की मौत ने बहुत थका दिया है दादा को, मेरे रहते थोड़ा हौसला रहेगा। हौसले का करना क्या है यहाँ कोई? आने दो उसे भी, सक्सेना ने थानेदार को कड़क आवाज में कहा।
सिटपिटा कर चुप तो हो गया था थानेदार, पर भीतर ही भीतर एक बजनी गाली भी उभरी सक्सेना के लिए। साला गांव में ही बेइज्जती कर रहा है मेरी जब से। यह तो 2 दिन में चलता बनेगा, थानेदारी तो मुझे ही करनी है इनके सर पर। लेकिन जहर का यह घूंट भीतर ही ठेलकर आवाज में शहद घोला, बहुत नरमी से बोला, आओ आओ तुम भी आओ, देखा सर कितना ख्याल रखते हैं सब लोगों का। दोनों भीतर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सक्सेना कुछ देर तक हीरा के भाव शून्य चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, बैठ जाओ बाबा, तुम बैठकर ही बयान दो। फिर बड़ा दिलासा देते हुए बोलो, देखो जो कुछ पूछा जाए साफ साफ कहना, डरने की कोई बात नहीं, सब बात साफ साफ कहो। हम झूठ काहे बोली सरकार, जो कहब सच ही कहब। अब पता लगा कर भी का हुई सरकार, हमारा बिस्वा तो चला गवा। और हीरा ने अपनी पनीली आंखें जमीन में गाड़ दी। सक्सेना 2 मिनट खामोश रहे, थोड़ा सहज होले हीरा, फिर उन्होंने बयान लेना शुरू किया। विशेषर तुम्हारा बेटा था जी, सबसे बड़ा बेटा, उसकी उम्र 1 BC और 8 बरस, भादों का ही तो जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा लिखा हुआ था? अरे बहुत पढ़ा रहा सरकार, 14 क्लास पास, शहर भेज के पढ़ावा रहा, मेहनत मजदूरी कीन, रूखी सूखी काई पर अपने बिसू को बहुत पढ़ाव रहा सरकार। एक क्षण रुककर वह फिर बोला, बिसू के बारे में बहुत सोच रहा सरकार, न जाने कौन कौन सपना देखा रहा, बड़ा आदमी बनी है, कुर्सी पर बैठ के काम करी है। पर आवाज भर गई हीरा की। गर्दन झटकाकर बड़े हताश भाव से बोला, सब धरा रहेगा। क्या काम करता था? कुछ नहीं। 28 साल का जवान आदमी और कुछ काम धंधा नहीं करता था? सक्सेना के ललाट पर सलवटें उभरी और आवाज में हल्की सी जिज्ञासा। पहले तो यही गांव में आपन स्कूल खोली रहा, लड़कन बड़न सब पढ़वत रहा, और न जाने का समझावत रहा। क्या समझाया करता था? अब हम उई सब बातें का समझी सरकार, हम तो खुरपा उवर फरुआ वाले मजदूर ठहरे, 14 क्लास पास वाले की बात हमारी समझ में का आ सकी। कौन आता था उसके स्कूल में? बतावा ना सरकार, गांव के सब लड़का लड़किन आवत रहा, बड़ा लोग आवत रहा, हरिजन टोला में तो खुद ही जाके पढ़ावत रहा, बहुत शौक रहा पढ़ावे का। पर बाद में सब छूटा क्यों? जेल चला गवा ना सरकार, 4 साल में सब मिटिया मिट हुआ। लौटने के बाद फिर पहले जैसा इस स्कूल जम्बे नहीं हुआ। जेल क्यों गया था का जानी सरकार, बस एक दिन ऐसे ही पकड़ कर ले गए। अरे कुछ तो किया होगा, लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट? नहीं, एकदम उछलकर हीरा बीच में ही बोला, ऊ सब कुछ नहीं, हमार बिसू कोनो दिन कहू से मारपीट नहीं की हिस। झूठ नहीं बोला सरकार आपसे, गुस्सा तो ओही का बहुत आवत रहा, आंख लाल हुई जात रही अंगार जस, पर हाथ तो आज तक काहू पर नहीं उठाइस रहा सरकार। तो फिर किस लिए हुई जेल? सो तो आप लोग जानो सरकार, आप लोग तो पकड़ी ले गए रहो। सक्सेना ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार ने कहा, नक्सली था सर। सक्सेना थानेदार की ओर देखते रहे, कुछ इस भाव से मानो थानेदार की बात से महेश की इस बात नक्सलियों की वह आलोचना करता था का तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद एक लंबी हुंकार के साथ नजर हीरा के चेहरे पर टिका दी। कितने दिन की सजा हुई थी? सजा तो कौनो भई नहीं सरकार, कौनो मुकदमा नहीं चला, बस एक दिन भिनसारे आए और बांध कर ले गई। 2 महीना तक तो हमको पता ही नहीं लग रहा सरकार की कहाँ है हमारा बिस्वा। बड़ा जी कल्पा हमार बहुत छटपटान पर हम ओकार महतारी तो खाना पीना तक छोड़ दी इस रही। सच कही सरकार, हमारा बिसु कौनो दिन जुलम नहीं कीन रहा, कौनो गलत कामू नहीं कीन रहा। फिर एक याचना भरे स्वर में, आपे बताओ सरकार, काहे ले गवा हमारे बिसुआ को? बेगुनाह का जेल भेज का कौनो कानून होता का? कितने दिन रहा जेल में? पूरा 4 वर्ष रहा सरकार। जैसे एक दिन बांध कर ले गए वैसे तरह एक दिन छोड़ दीन। नई सरकार ने छोड़ा ना? हाँ सरकार, तबे छुटमल रहा। हम तो बड़ा जस गाए थे नई सरकार का, हमारा बिस्वा घर तो आवा। और दा साहब तो देवता आदमी है सरकार, हम गरीबन का कैसा मान दीन। उ दिन हमारे घर आको हमको अपना संग लेवाए ले गए, नहीं तो कौन पूछता है गरीबन का दुख दर्द। हीरा का गला भर रहा आया, कुछ दुख से पर उससे अधिक कृतज्ञता से। सक्सेना ने कुछ क्षण चुप रहे हीरा को दा साहब की गरिमा में पूरी तरह डूबने का मौका दिया। जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिसु? का करत सरकार? 1-2 महीना तो पड़ा रहा, न खाऊ न काहू बोलब न चालब, न कहूँ आओ न जाओ, बस गोड़न में मुंह दिए बैठा रहा। जो खटिया पे लेटेगा तो लेटेगा, आसमान ताकत रहत। जो खाए का कहो तो खाए ले, न कहो तो भूखे नहीं। थानेदार ने चुप रहने का इशारा किया। हम का तो लगते, लेकिन एसपी उसे बोलने देते, हम का तो लगते नहीं रहा सरकार की हमारा बही बिस्वा है। अरे का बताई सरकार, बड़ी चुस्ती फुस्ती रही बा के शरीर का, मुला सब निचुड़ गई। हीरा चुप हो गया, पर कुछ तो करता होगा, आखिर दिन कैसे गुजारता था।
का करता सरकार, बस बहुते बेचैन रहता रहा, रात रात भर टहरा रहता, जाने कौन दुख लागी गवा रहा। इसका मतलब कमाता धमाता कुछ नहीं था, कुछ धंधा रोजगार। पहले तो स्कूल में लड़का लोग कुछ दे देत रहे जितना जेहिका परी जाए, पर इधर तो हरिजन टोला में ज्यादा तर रहा। वो बेचारा का दिए सरकार, उनका तो अपनों पेट भरम मुश्किल। तुम लोग कुछ करते नहीं थे, जवान आदमी निकम्मा बैठा रहा और माँ बाप मजदूरी करे। का कहे सरकार, हाँ महतारी लड़त रही, छोटे छोटे लड़किन का पेट काट के पढ़ावा और अब ना कछु करे न धरे। तब हिम्मत रही साहब, अब हाथ पांव नहीं चलत, ऐसे महतारी बकत रही, कोसत रही, फिर भर्राए गले और संधी हुई आवाज में कहा, पर जब से गवाह है आंखिन से आंसू नहीं टूटता, रोई रोई के आदी हुई गई है। सब दिन, एक सेकंड आप लोग रुकें। सब दिन अपने को कोसे दैया, अरे हम ही लड़ लड़ के अपने बिस्वा को मार डाला। दुई दुई रोटिन का तरसा दीन, बहुत कलपती है सरकार, बाही के दुख नहीं देख जात। गला भिज गया हीराकार, आंखों की कोरों से दो बूंदे ढुलक कर झुर्रियों में ही बिला गई। भाई जिसका जवान बेटा खत्म हो जाए और सारे सपने उसके साथ खत्म हो जाएं, जिंदगी जीने का आधार ही खत्म हो जाए, तो उसका तो गला भर ही आना है। मुझे तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि मतलब, खैर आगे बढ़ते हैं। सक्सेना ने बड़ी मुस्तैदी से एक एक शब्द लिखा और फिर सबको रेखांकित किया। दो क्षण रुककर अगला प्रश्न पूछा, माँ जब लड़ती थी तो विशु क्या कहता था? कभी घर छोड़कर भाग जाने की बात या ऐसी? ना ही सरकार, भागत कहा है, ई गांव तो बहुत प्यारा रहा ओकार। वो तो हमसे कहत रहा थोड़े दिनों और रुकी जाओ अम्मा, फिर तुमको कोनो बात की शिकायत ना हुई। का जानी सरकार वाही के मन में का रहा, मन की मनमा लेव के चला गवा। हीरा का गला फिर भर्रा आया। सक्सेना साहब कुछ देर तक चुपती सी निगाहों से हीरा को देखते रहे, फिर अगला प्रश्न किया, तुम कहते हो बीसू ने कभी किसी से मारपीट नहीं की, उसकी बेकारी को लेकर क्या कभी घर में कोई झगड़ा हुआ जिसमें मारपीट हो? पूछने के साथ ही सक्सेना ने अपनी नजर में और अधिक पैनापन घोल लिया, पर इस नजर से एकदम बेखबर हीरा बीच में ही बोल लिया, अरे नाही नाही साहब, कब्बो नाही, एको बार नाही, आज तलक घर में कब्बो मारपीट नहीं हुई। घर में तो कऊ छुई सी तक नहीं वाही का है। दुईनु छोटे भाई बहुत ही प्यार करते रहे, बहुत ही मानत रहे बिसु दादा को। हाँ, जैसे कुछ विचार में पड़ गए थे। फिर हीरा के चेहरे पर उसी तरह के, जानते हो जब उसकी डॉक्टरी जांच हुई तो उसके शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे, कलाई और टखनों में तो ऐसे निशान थे जैसे कभी गहरे घाव लगे। और तुम कहते हो कि उसकी कभी किसी से मारपीट नहीं हुई, तब शरीर के वे निशान कहां से आए? कुछ इस भाव से सक्सेना ने पूछा, मानो बहुत मासूमियत में लपेट कर कही गई। हीरा की बातों से धोखा नहीं खाएंगे वह, पर हीरा का ध्यान न सक्सेना की नजरों के पैनेपन पर था और न बात की तह तक पहुंचने वाले लहजे में, वह तो जैसे अपनी ही रौ में बोले चला जा रहा था। हूं निशान तो सरकार जेल से छूट के जब आवा तवे के हैं, जब आवा रहा ना साहब, तब कलाई और टखनन पर घाव रहे, उनसे खून और मवाद ही आवत रहा। घी और हल्दी के फाये रख रख के बड़ी मुश्किल से घाव ठीक कही सी बाकी महतारी। 4 साल तक जेल में हथकड़ी बेड़ी नहीं खोली रही हमारे बिसू के हाथ पावन से, शरीर पर बहुत ही मार लगाई, शायद सारे शरीर पर जख्म ही जख्म रहे, भीतर बाहर सब जगह। एक क्षण रुककर फिर उसी तरह कांपते स्वर में बोला, बहुत ही मुलायम खाल रही हमारे बिसू की साहब, बहुत ही मुलायम। और घुटनों में सिर देकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। गणेशी ने भाई को दिलासा देने के लिए पीठ पर हाथ रखा। सक्सेना साहब ने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया कि पानी पिलाए। बिजली की फुर्ती से कांस्टेबल पानी का गिलास लाया और बड़े अदब के साथ सक्सेना के सामने पेश किया। मुझे नहीं, हीरा को पिलाओ। गिलास गणेशी ने लिया, इंतजार करने लगा कि दादा थमे तो पानी दें। इसी बीच थानेदार ने झुककर झिझकते हुए पूछा, थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, एक एक चाय। थानेदार को यही लग रहा था कि कितनी भागदौड़ करके तो उसने गरम इमरतियों का इंतजाम किया था, और अब ये एसपी साला ऐसे काम का सगा बना हुआ, मानो इसने काम रोका तो दुनिया रुक जाएगी, सब ठंडी हो गई होंगी। एक गाली उभरी उसके मन में। ठीक है ले आओ। फिर हीरा को संबोधित करके, तुम्हारे पास भी कुछ खाने पीने को है या नहीं? जवाब दिया गणेशी ने, है सरकार, बांध के लाई रहे। नहीं है तो एक दुकान है वहां बाहर चाय की ले लेना, वहां से कुछ जाओ, बाहर जाओ, कुछ चाय वाय पी लो, मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। बात खत्म करते ही सक्सेना की घूरती हुई नजर से थानेदार की नजर मिली तो अपनी आवाज की सख्ती से खुद ही थोड़ा सकपका गया। तुरंत चेहरे पर मुलायमियत घोलकर कहा, देहात के लोग थाना कचहरी आते हैं सर तो खाना तो बांध कर लाते ही हैं, देर अवेर तो हो ही जाती है इन कामों में। थानेदार को यह डर लग रहा था कहीं हीरा और गणेशी को भी यही चाय पीने के लिए न कह दें।
इन गांव वालों के लिए मन में बड़ा प्रेम फूट रहा है ना एसपी साहब के। जरूर ये भी कोई चक्कर होगा ससुरा, वरना पुलिस वाला आदमी इतना लिजलिजा नहीं होता। गांव का हो चाहे शहर का हो, आया है तब से लगा रखिए, इन्हें रोको मत, इन्हें घुड़को मत, सख्ती से पेश मत आओ, इतनी बकवास करें हैं, जितनी बकवास करें करने दो। जरा सा बोलते ही कैसा नजरों से दाग देता है कि जीभ तालू से ही चिपक कर रह जाती है। लगता है जैसे यहाँ बयान लेने नहीं, आरती उतारने बुलाया है सबको। ये तो अपनी चला जाएंगे, ये तो अपनी चले देंगे। गांव में कैसी कैसी गालियां उछलेंगी उसके नाम, वही जानता है। आगे तो उसे ही संभालना है। सवेरे बिंदा के नहाने से जो घबराहट हो रही थी, अब वह खुशी में बदलने लगी। ठीक कर देगा बिंदा, 2-4 गाली बक देगा तो धरी रह जाएगी ये नरमी और ये शहरातीपन। तब देखेंगे कैसे नहीं करते हैं सख्ती। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को विश्राम देते हैं। नेक्स्ट जो आगे की जो कहानी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जल्दी ही नाटक समाप्त हो जाएगा। पूर्व के नहीं पढ़े हो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्रमबद्ध रूप से आपके लिए प्लेलिस्ट में तैयार कर रही हूँ। थोड़े से सहयोग और की आशा मैं भी रखती हूँ, कैसे देंगे आपको मालूम है, लाइक और शेयर करके। धन्यवाद।